इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के बारे में, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और इसे आमतौर पर संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए जाना जाता है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में निहित 7 मौलिक अधिकारों में से एक था। इसमें प्रावधान किया गया था कि राष्ट्र के किसी भी नागरिक को किसी भी शक्ति द्वारा अपनी संपत्ति के स्वामित्व से दूर नहीं रखा जा सकता। मतलब किसी भी व्यक्ति से उसकी संपत्ति तब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक कि कानून का कोई अधिकार ना हो, और अगर उसकी संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए रखी गई हो तो वो व्यक्ति जो है वो मुआवजा पाने का पात्र होगा। ऐसा अनुच्छेद 31 कहता है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 नागरिकों को अपनी संपत्ति रखने, अर्जित करने और उसका निपटान करने का अधिकार देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(f) जो है यह निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है। यह संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने के अधिकार की गारंटी देता है। और अनुच्छेद 31 संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। इन दोनों को 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में से एक था। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर दिया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत आता है। अनुच्छेद 31 के कारण अनेक संवैधानिक संशोधन हुए, जैसे कि पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां और 42वां संशोधन। अनुच्छेद 31 में अभी प्रेजेंट में 3 उपखंड है: अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B और 31C। मौलिक अधिकार से अलग होने के बावजूद भी इन्हें जारी रखा गया है। तो पहले जानते हैं अनुच्छेद 31A के बारे में। यह अनुच्छेद मुख्यतः संपदा अधिग्रहण को बढ़ावा देने वाले कानूनों को बचाने के लिए है। इसे भारतीय संविधान में पहला संशोधन संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है, और अनुच्छेद 19 जो है यह भाषण, सभा, आंदोलन आदि की स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 31A जो है यह 5 प्रकार के कानूनों को इस आधार पर चुनौती दिए जाने या फिर असंवैधानिक घोषित किए जाने से बचाता है कि वे अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये 5 कानून हैं: राज्य द्वारा संपदा और संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण, संपत्तियों का प्रबंधन राज्य द्वारा अपने हाथ में लेना, निगमों का एकीकरण, निगमों के निवेशकों या शेयरधारकों के अधिकारों का विलोपन या संशोधन, खनन पट्टों का निरस्तीकरण या संशोधन। ये 5 कानून है जिसको अनुच्छेद 31A असंवैधानिक होने से बचाता है, इस आधार पर कि ये जो 5 कानून है यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करते हैं। इस आधार पर इन कानूनों को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अधिग्रहण के मामले में मुआवजे का गारंटीकृत अधिकार भी प्रदान करता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 31B के बारे में।
अनुच्छेद 31 भी उन अधिनियमों और कानूनों की रक्षा करता है जो 9वीं अनुसूची का हिस्सा है। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 31 भी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कानूनों पर सवाल उठाए जाने और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के आरोप पर इन्हें अमान्य करार दिए जाने से बचाता है। अनुच्छेद 31A के समान इस अनुच्छेद को संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31 भी अनुच्छेद 31A की तुलना में अधिक व्यापक है। यह 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों से बचाता है और यह अनुच्छेद 31A से अलग है। अनुच्छेद 31A केवल 5 श्रेणियों के कानूनों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 31C कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों को बचाने में मदद करता है। अनुच्छेद 31C में ऐसे प्रावधान हैं जो उन विनियमों के संरक्षण से संबंधित है जो कुछ निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में मदद करते हैं। इसे संविधान 25वां संशोधन अधिनियम 1971 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31C में केवल 2 प्रावधान हैं। अनुच्छेद 39B और C भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को रखते हैं। अनुच्छेद 31C के अनुसार इन सिद्धांतों को लागू करने का लक्ष्य रखने वाला कोई भी कानून इस आधार पर गैर कानूनी नहीं माना जा सकता कि यह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। और इसी तरह कोई भी कानून जो स्पष्ट रूप से कहता है कि उसका उद्देश्य किसी नीति को प्रभावी बनाना है, उसे अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है। तो अनुच्छेद 31A और 31B को संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया और अनुच्छेद 31C को संविधान 25वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब संक्षेप में जान लेते हैं संविधान के 44वां संशोधन 1978 के बारे में। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 भारतीय संसद द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, तो 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को निरस्त करने के लिए पारित किया गया था 44वां संशोधन अधिनियम। इसने भाग 3 से अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को निरस्त कर दिया, जिसने मौलिक अधिकार के रूप में निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया और इसके बजाय अधिनियम ने भाग 12 में निजी संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत एक नया अनुच्छेद 300A जोड़ा और इस प्रकार भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा घोषित किया गया कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो ये ध्यान में रखना है कि निजी संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A के तहत आता है। थैंक यू।